16 मार्च 2022 राजस्थान के अलवर के ततारपुर में एक पुल के ऊपर जब कुछ लोग गुजर रहे थे तो उन्हीं में से एक व्यक्ति की नजर पुल के नीचे की ओर पड़ी। तब उसे दिखाई दिया कि एक प्लास्टिक के बोरे में कुछ अजीब सा बंधा हुआ है जो कि दिखने में बहुत अजीब लग रहा था। तब वो व्यक्ति पुल से उतर के नीचे आता है और जैसे ही वो बोरी के पास पहुंचा तो उसे बहुत ही अजीब सी स्मेल आने लगी। हालांकि प्लास्टिक के बोरे में अच्छे तरीके से बंधे होने के कारण उसकी स्मेल दूर तक नहीं जा पा रही थी और जब उस व्यक्ति ने भांप लिया कि उस बोरी में जरूर कुछ तो गलत है, तब उस व्यक्ति ने स्थानीय अलवर के पुलिस को सूचना दी और सूचना मिलते ही वहां की पुलिस अपनी एक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है। और जब उस बोरी को खोलकर देखा गया तो उसमें से एक महिला का शरीर पाया गया जो कि किसी भी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं था, यानी कि उसके शरीर पे कहीं भी चोट या घाव के निशान नहीं पाए गए। पर यह तो साफ था कि इसके पीछे जरूर किसी की गहरी साजिश रही होगी। पर क्या थी वो साजिश और किसने और क्यों उस बेचारी ट्यूशन पढ़ाने वाली महिला को उस अंजाम तक पहुंचाया था, तो जानेंगे हम आज के इस वीडियो में विस्तार से। लेकिन हाँ, आज के इस केस में जो ट्विस्ट होता है वो एकदम अलग लेवल का होता है। आई थिंक शायद ही आपने कभी इस तरह की ट्विस्ट वाली सच्ची घटना सुनी भी होगी। खैर, फिर हर बार की तरह आओ मिलकर के शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं देश दुनिया की डार्क रियलिटी। तो अब जैसा कि पुलिस ने उस मृतक महिला के शरीर को ऑटोप्सी के लिए भिजवा दिया तो इधर खुद छानबीन में जुट जाती है। हालांकि उस महिला के पास से किसी भी तरह की आइडेंटिटी या पहचान पत्र नहीं मिल पाता है जिससे कि उसकी पहचान की जा सके कि वो महिला कौन थी और कहां से आई थी। इसीलिए सबसे पहले तो उस पुल के आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है उस तरह की बोरी की फोटो को दिखा करके, क्या आपने इस तरह की बोरी को किसी शख्स को पुल के ऊपर से नीचे फेंकते हुए देखा है। काफी पूछताछ करने के बाद भी किसी भी तरह की ऐसी कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाती है, जिसके बाद अब पूरे राजस्थान में उन दिनों हुई गुमशुदा महिलाओं के बारे में पता किया जाता है कि उस उम्र दराज की महिला कहीं लापता तो नहीं और किसी थाने में एफआईआर दर्ज तो नहीं। लेकिन उससे भी कुछ खास हासिल होता ही नहीं क्योंकि किसी भी थाने में ऐसी रिपोर्ट नहीं पाई जाती है और इसीलिए पुलिस वालों का चैलेंज यहाँ पे बढ़ता चला जाता है। इसीलिए अब उस खबर को उस मृतक महिला की फोटो के साथ न्यूज़पेपर के माध्यम से पूरे राजस्थान में सर्कुलेट किया गया, पर उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ और ना ही उनके परिजनों में से कोई भी उस महिला के शरीर को क्लेम करने आया। और ऐसे ही 48 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाता है और जब उसकी ऑटोप्सी की रिपोर्ट आती है तो उससे भी कुछ खास पता नहीं चलता। बस यही पता चल पाता है कि उस महिला के गले को दबाकर उसकी सांसें रोकी गई थी और आगे की छानबीन के बाद भी अब तक राजस्थान की पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग पाता। और इसीलिए अब पुलिस वाले थोड़ा आराम से ध्यान से इस केस को देखने की कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा एंगल तो नहीं जो कि छूट रहा हो और उनकी उस पे नजर ना गई हो। तब जाकर पुलिस ने इस बात पर ध्यान दिया, ना तो उस महिला की पहचान हो पाई और ना ही किसी भी थाने में उसके गुमशुदा होने की एफआईआर दर्ज पाई गई। तो इसीलिए अब ऐसा हो सकता था कि कोई अदर स्टेट से घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति अपनी गाड़ी में उस बोरी को डाल करके वहां ठिकाने लगाने आया हो। तो फिर इन्हीं बातों को अब ध्यान में रखकर आगे की पड़ताल में उस पुल से होकर गुजरने वाले जितने भी रास्ते थे उन सभी रास्तों में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करती है। और ऐसे ही सैकड़ों सीसीटीवी खंगालते हुए जब वे एक रास्ते में मौजूद होटल के सीसीटीवी को देखने पहुंचे तब वहां से पुलिस वालों को एक बहुत बड़ी जानकारी मिली कि 14 मार्च को एक सफेद रंग की गाड़ी वहां पे काफी बार चक्कर लगाती हुई नजर आई थी और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कुछ ऐसा ही देखा गया। अब गाड़ी के बारे में तो पता चल गया कि वो गाड़ी सफेद रंग की थी, लेकिन समस्या यहाँ पर यह थी कि उस गाड़ी का साफ साफ नंबर दिखाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन हाँ, वो गाड़ी दिल्ली से चलकर वहां आई थी इतना पता लग चुका था, यानी कि वो गाड़ी दिल्ली की थी और ये आगे की छानबीन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जिसके बाद अब दिल्ली के रूट में हर टोल टैक्स पर लगे सीसीटीवी को जांच कर 14 मार्च को उस तरह की गाड़ी जो कि दिल्ली से राजस्थान को आई थी उन सभी का नंबर नोट कर उनकी जानकारी निकाली गई और ये भी पता किया गया कि दिल्ली में 14 मार्च से पहले किसी महिला की गुमशुदा होने की एफआईआर किसी थाने में दर्ज तो नहीं जिसकी उम्र लगभग 30 के आसपास रही हो। तब पता चला कि गांधीनगर के स्थानीय थाने में एक महिला जिसका नाम प्रियंका है,
14 मार्च की देर रात उसके पिता ने ये कहते हुए रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उनकी बेटी दिन में एटीएम से पैसे निकालने गई तो थी, लेकिन उसके बाद वो आज तक घर नहीं लौटी। अब इतनी जानकारी मिलने के बाद राजस्थान की पुलिस ने जो 16 मार्च को पुल के नीचे से एक बोरी में महिला का शरीर बरामद हुआ था, तो उनकी तस्वीरें दिल्ली भिजवा दी गई और प्रियंका के पिता को वो तस्वीरें दिखाई गई। तब उन्होंने पहचान लिया कि वो उन्हीं की बेटी प्रियंका ही है। और वहीं दूसरी ओर पुलिस की एक और टीम सीसीटीवी से जुटाए हुए उन सभी गाड़ियों के ऑनर के बारे में पता लगा रही थी और उन्हीं में से एक गाड़ी सुनैना नाम से रजिस्टर थी, जो कि प्रियंका के आसपास की रहने वाली थी। जिसके बाद बिना देरी किए पुलिस की एक टीम पहले तो प्रियंका के परिजनों के पास पहुंचे और उनसे पूछताछ करते हैं, जिससे पता चलता है कि प्रियंका एक ट्यूशन टीचर है जो कि स्पेशली घरों में जाकर के बच्चों को ट्यूशन क्लास दिया करती थी, जिनमें से एक नाम सुनैना का भी आता है कि प्रियंका सुनैना के घर में पिछले 7 सालों से उनके बच्चों को पढ़ाने जाया करती थी। अब सुनैना का नाम सुनते ही पुलिस वालों का पूरा दिमाग घूम गया, क्योंकि गाड़ी के नंबर से पड़ताल करने पे सुनैना का नाम सामने आया था, यानी कि उसकी गाड़ी 14 मार्च वाले दिन उस टोल टैक्स से गुजरी थी। अब खास बात यहाँ पर यह भी थी कि सुनैना प्रियंका के आसपास की रहने वाली थी और ऊपर से प्रियंका के परिजनों ने यह बताया कि वो उसके घर पे उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए जाया करती थी। इसीलिए इन सभी कड़ी को जोड़ करके बिना देरी किए पुलिस वाले सुनैना के घर पे दस्तक देती है। बच्चे घर पर नहीं थे और उसका पति कपिल भी अपने काम काज से घर से बाहर गया हुआ था। पुलिस को अपने दरवाजे पर देख सुनैना के तो पसीने छूटने लगे। हालांकि पूछताछ के दौरान वो नॉर्मल होकर सवालों के जवाब दे रही थी, लेकिन जब पुलिस वालों ने सीसीटीवी को दिखाते हुए सुनैना से पूछा कि ये गाड़ी जो आपकी है आपके नाम से रजिस्टर है, जो कि 14 मार्च को राजस्थान में पाई गई थी, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये गाड़ी या फिर आप वहां पे उस समय क्या करने गई थी और क्यों गई थी? तब सुनैना ने इस बात पे लड़खड़ाते हुए कहा कि हाँ, मेरी गाड़ी तो है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। अगर आप चाहें तो मेरे पति से पूछताछ कर सकते हैं, शायद वो इसके बारे में कुछ आपको बता देंगे। फिर सुनैना ने जल्दी से अपने पति कपिल को कॉल कर घर पे बुलाया। तब पुलिस वालों ने वही फुटेज दिखाते हुए वही सेम सवाल कपिल से भी किया। तब इसका जवाब कपिल अच्छे से नहीं दे पाता है और यहीं पे हड़बड़ा जाता है, जिसके बाद पुलिस उन्हें उठा के थाने ले जाती है और उनसे सख्ती से पूछताछ करना शुरू कर देती है। हालांकि शुरुआती दौर में तो वो ना नुकुर करते हैं, लेकिन जब पुलिस वाले अपने हथकंडे आजमाते हैं तब जाकर वहां पे एक ऐसी कहानी सामने निकल के आती है जो कि शायद ही आपने कभी ऐसी कहानी सुनी भी होगी। कपिल और उसकी पत्नी सुनैना, इनकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी थी ही नहीं, क्योंकि कपिल पेशे से एक व्यापारी था और वहीं प्रियंका खत्री, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास थी, जो कि एक ट्यूशन टीचर थी। और घटना से तकरीबन 7 साल और पहले कपिल को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, यानी कि घर पर ही पढ़ाने के लिए एक टीचर की तलाश थी। तब कपिल को प्रियंका के बारे में पता चला और प्रियंका को कपिल के बच्चों को पढ़ाने का काम मिल गया। प्रियंका कपिल के बच्चों को पढ़ाने के लिए अब उनके घर पे आने जाने लगी और ये सिलसिला सालों तक ऐसे ही चलता रहा। हालांकि प्रियंका कपिल के बच्चों को पढ़ाने के लिए ही उसके घर पे जाया करती थी, लेकिन जब थोड़ा सा समय बीता तब कपिल और प्रियंका के बीच में नैन मटक्के शुरू हो गए और देखते ही देखते कपिल का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर प्रियंका के साथ शुरू हो गया। जबकि प्रियंका को अच्छे से मालूम था कि कपिल एक शादीशुदा व्यक्ति है जिसके बच्चे भी हैं, फिर भी वो पीछे ना हटकर उस रिश्ते को और आगे बढ़ाती चली गई। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि सुनैना को कभी भी उनके बीच के रिश्ते के बारे में शक तक नहीं हुआ और ना ही कभी सुनैना को इस बात को लेकर शक भी हो। इसीलिए कपिल के बच्चों को प्रियंका रक्षाबंधन वाले दिन राखी बांधा करती थी, ताकि सुनैना को ऐसा करने पे ये लगेगा कि वो उसके बच्चों की बुआ हुई, यानी कि कपिल की बहन। और शायद यही वो सबसे बड़ी वजह बनी रही कि पूरे 7 सालों में कभी भी उनके रिश्ते के बारे में सुनैना को भनक तक नहीं लगी और उनके बीच वो सब कुछ चलता रहा। लेकिन एक बार जब कपिल प्रियंका के साथ वो हसीन पल बिता रहा था, तब उसने अपनी पत्नी सुनैना की थोड़ी बहुत तारीफ कर दी थी, जिससे प्रियंका के अंदर थोड़ी बहुत जलन पैदा होने के साथ डर भी लगने लगा कि कहीं अब उसे वो छोड़ ना दे।
इसीलिए वो अब और भी ज्यादा अपनी ब्यूटी पर ध्यान देने लगी। इनफैक्ट वो किसी सौतन की तरह सुनैना को उसके पति कपिल के सामने ही नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी कि मैं यानी कि प्रियंका सुनैना से ज्यादा खूबसूरत है। और ऐसे ही काफी समय बीतता चला गया और सालों बीत गए, लेकिन ये सिलसिला नहीं थमा। इनफैक्ट प्रियंका की अब काफी उम्र हो चली थी, इसीलिए जब भी उसके घर वाले उसके लिए लड़का तलाश करते थे तो प्रियंका कपिल को एज अ बॉयफ्रेंड अपने होने वाले मंगेतर से बात करवा देती थी। फिर क्या था, वो रिश्ता टूट जाता था और ऐसे ही दोनों ने मिलकर कई रिश्ते तोड़े, क्योंकि अब कपिल के बिना प्रियंका नहीं रह पा रही थी। और कपिल का क्या था, वो तो मौज काट ही रहा था, जो कि प्रियंका के समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि प्रियंका ने तो एक बार तब खुद को खत्म करने की कोशिश की जब उसे शादी करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। फिर आगे चलकर यही सब देखते हुए प्रियंका ने सोचा कि अब छिप छिपाकर मिलने से बेहतर है कि वो कपिल से शादी कर ले, नहीं तो उसके घर वाले कहीं तो उसकी शादी करवा कर ही मानेंगे। जब यही बात प्रियंका ने कपिल के सामने रखी तो वह इस बात को लेकर मना कर देता है कि वह प्रियंका से कैसे शादी कर सकता है, क्योंकि वो खुद शादीशुदा होने के साथ उसके बच्चे भी हैं। फिर इसी बात को लेकर प्रियंका यहाँ पर नाराज हो जाती है और कुछ ऐसे ही समय और बीत जाता है। और जब दूसरी बार प्रियंका ने कपिल के सामने ये कहते हुए शादी करने को कहा कि वो उसकी दूसरी पत्नी बनकर रहने को तैयार है, पर इस बात पर भी कपिल ने साफ इनकार कर दिया, जिससे परेशान होकर अब प्रियंका कहती है कि मैं समझ गई कि जब तक तुम्हारी बीवी सुनैना जिंदा है तब तक तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, तो अब तुम अपनी पत्नी सुनैना को खत्म कर दो, जिसके बाद हम दोनों आराम से शादी कर लेंगे। ये बात सुनने के बाद अब कपिल के तो होश उड़ गए, पर फिर भी उसने एक बार को तो प्रियंका को समझाया कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। फिर धीरे धीरे शादी करने को लेकर रोजाना बातें होने लगी और जब फाइनली कपिल ने इनकार कर दिया कि वो शादी नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा, तब प्रियंका ने कपिल से कहा, ठीक है, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो तुम मुझे 50 लाख रुपए दे दो और मैं फिर हमेशा तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। जबकि कपिल के बयान के मुताबिक पिछले 7 सालों में उसके ऊपर यानी कि प्रियंका के ऊपर ऑलरेडी 40 लाख रुपए खर्च कर चुका था उसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए, क्योंकि प्रियंका जब सुनैना से और भी ज्यादा सुंदर दिखना चाहती थी तब उसने अपने ब्यूटी से लेकर हर मेडिसिन और इंजेक्शन का सारा खर्च कपिल से ही लिया करती थी और बाकी का खर्च भी कपिल ही उठाता था। खैर 50 लाख की डिमांड से कपिल परेशान रहने लगा और कुछ दिनों बाद हार मानकर वो अपनी पत्नी सुनैना के पास गया और बीते 7 सालों की अपनी और प्रियंका के रिश्ते की कहानी को बताते हुए ये भी बताता है कि वो यानी कि प्रियंका अब तुम्हें मार कर मुझसे शादी करना चाहती है, यानी कि वो मुझे कह रही है कि मैं तुम्हें रास्ते से हटा दूं और उससे शादी कर लूं, और ऐसा ना करने पर उसने मुझसे 50 लाख रुपए की मांग की है। हालांकि सुनैना को उसकी सच्चाई जानकर जोरों का झटका तो लगा ही, लेकिन अब जैसा कि प्रियंका ने सुनैना को खत्म कर देने की बात कपिल से कह दी थी तो अब यहीं पर हेरफेर हो जाता है, यानी कि सुनैना कपिल से कहती है कि तुम प्रियंका को ही खत्म कर दो, जिससे ना तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे और रास्ता भी साफ हो जाएगा। और यहीं पे बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि कपिल को वो काम तो करना ही था, अब चाहे वो अपनी पत्नी को अंजाम तक पहुंचाए या फिर अपनी माशूका प्रियंका को, चुनना तो बस कपिल को था, जो कि उसने अपनी पत्नी को चुना था। फिर क्या था, उसने अपनी पत्नी के साथ घर के 2 नौकरों को पैसों का लालच देते हुए अपनी प्लानिंग में शामिल कर लिया और प्लानिंग के मुताबिक अब कपिल ने प्रियंका को अपनी गाड़ी में पिक करना था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 14 मार्च 2022 प्रियंका अपने घर से ये बोल कर निकली कि वो एटीएम से कुछ पैसे निकालने जा रही है। इसी दौरान कपिल प्रियंका से बात करके सब कुछ उसे बता चुका था कि वो अपनी बीवी के साथ कहीं घूमने जा रहा है तो उसे भी साथ में चलना चाहिए, और इसीलिए अब वो एटीएम से पैसे निकालने के बहाने घर से निकल आई थी। और जैसे ही एटीएम से पैसे निकाल कर बाहर आई तब कपिल की गाड़ी उसके सामने खड़ी हुई और बिना देरी किए कपिल की गाड़ी में बैठकर प्रियंका उसके साथ चल देती है। दिल्ली से होते हुए राजस्थान के अलवर के ततारपुर पहुंचने से पहले ही चलती हुई कार में धार्मिक संगीत बजाना शुरू किया। ऐसे संगीत बजाने के पीछे की वजह ये बताई गई कि लोगों का ध्यान उस गाड़ी पर नहीं पड़ेगा,
लेकिन मुझे इस बात में कोई लॉजिक नहीं लगता। खैर उसी दौरान पीछे बैठे दोनों नौकरों ने मिलकर मौका देखते ही प्रियंका के गले में रस्सी फंसाकर तब तक पीछे की ओर खींचे रखा जब तक कि उसकी सांसें नहीं रुक गई, जिसके बाद चलती हुई कार में ही जैसे तैसे करके उसके शरीर को बोरी के अंदर डाल के अच्छे से बांध लिया गया। और फिर उसी पुल के पास पहुंचकर जब सूर्य अस्त का समय हो चुका था, यानी कि थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, उसी समय के अंतराल में उस बोरी को पुल के ऊपर से नीचे फेंक दिया जाता है। और फिर ठीक 2 दिनों बाद यानी कि 16 मार्च को उसकी खबर पुलिस तक पहुंची थी। हालांकि उन चारों को पकड़ लिया जाता है और उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया जिस गाड़ी में उस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था, और सजा के तौर पे वही उम्र कैद की सजा। बाकी इस केस को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट करके बताएं कि इसमें किसकी क्या गलती थी क्या नहीं थी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बीच में मैंने आपको बोला ही नहीं, तो अभी आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें एंड देन लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और हो सके तो अपना गेमिंग चैनल पे अब काम स्टार्ट हो ही रहा है, तो वहां पर भी आप विजिट कर सकते हैं जहाँ पे हम इंजॉयमेंट करने वाले हैं।